गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो क्या हुआ है, बहुत दिन बाद सेशन ले रहे हैं। बहुत दिन बाद तो नहीं हुआ, एटलीस्ट 2 संडे मिस हो गया है ना। तो 2 संडे मिस होना भी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, बट सॉरी कहूँगी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों में उलझी हुई थी या कुछ ज़्यादा उलझन थी जिसमें बिल्कुल भी नहीं दिमाग होता, तो फिर इस वजह से सेशन नहीं ले पाया। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक तरीके से एग्ज़ाम था समझ लीजिए मेरा, किसी चीज़ का मैं कुछ कर रही हूँ, तो वहाँ पर फिर था कि टोटल डिवोशन देने की ज़रूरत थी, तो इस वजह से सेशन नहीं ले रहे थे। ठीक है, अभी मैंने कहा चलो आज ले लेते हैं, कल ही वो चीज़ें कंप्लीट हुई तो आज फिर ले रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ पर कॉलेज है वहीं पर हूँ, बाहर में ही, अपने सेंटर पर नहीं हूँ। आप लोग देख रहे होंगे सराउंडिंग से भी आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ पर ऐसे प्रॉपरली सेशन हमेशा लेती हूँ। तो प्रॉपरली मैं एक ऐसे सोफे पर बैठ गई हूँ क्योंकि नहीं उतनी व्यवस्था यहाँ पर है, बाहर में हूँ कहीं पर, तो वहाँ से का बात करनी चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट। और सबसे बड़ी बात देखो, शुरुआत ही भूल गई, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ क्योंकि न्यू ईयर हमारा मिड वीक में स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा था कि जब हम संडे को बात करेंगे तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेजों के हिसाब से जो न्यू ईयर है उस न्यू ईयर की बधाइयाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम सारे लोग जो हैं इंग्लिश न्यू ईयर को ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं देन अपने चैत्र नवरात्र के, जो हमारी चैत्र प्रतिपदा होती है उसका जो नवरात्र होता है। एक्चुअली जो हमारा हिंदी है, जो हमारा सनातन धर्म का है, वो कह सकते हो उनसे चल रहा है, विक्रमादित्य संवत्सर वगैरह से चल रहा है, तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। और वाकई बहुत अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें नए नए फ्लावर खिलते हैं, सारी चीज़ें खिलते हैं, ये अपना अलग है। बट हम सनातन धर्म वाले जो भी हैं या हिंदू लोग जो होते हैं वो बहुत सहिष्णु होते हैं, तो उनको हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। या अच्छी चीज़ तो नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा क्योंकि इतना भी अनुभव नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि खुशियाँ जब भी मिले ना मौका, तो इन्जॉय कर लेना चाहिए। तो ये एक मौका एंजॉय करने का तरीका से ये चीज़ हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी जो मोनोटोनस सी चल रही होती है, नीरस से चल रही होती है, उस ज़िंदगी में एक बहार आ जाती है। जैसे मैंने आप लोग को शुरू से कहा ना कि मुझे आप लोग से बात करना अच्छा लगता है, सो मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ। और जब मुझे अच्छा लगता है, व्हेन आई एम एंजॉयिंग दिस थिंग, तो आप लोग भी इस चीज़ को, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो इसलिए बात किया था, फिर स्टार्ट किया। मैंने कहा तो आज सबसे पहले सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर, सभी लोग को दुआ सलाम। मैंने आप लोग को वाकई बहुत मिस किया, बट आप लोगों ने कितना मिस किया आप लोग बताइएगा। मुझे तो लगता था, लेकिन उलझे हुए थे कुछ इस तरीके से, उसमें नहीं कर पाया। फिर आज के सेशन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्लांट नहीं लेकर चल रही हूँ। मेरे को कुछ एक बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है जो आज की डेट में हर किसी की है। एक्चुअली आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, मैंने कहा लाओ उसी पर बात कर लेते हैं। आज की डेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर किसी की लाइफस्टाइल में, एक सबसे खराब सी चीज़ आ गई है, दैट इज़ रात्रि जागरण। एवरीबडी बहुत लेट सोता है। मुझे याद है जब हम लोग बच्चे थे तो 8 बजे तक खाना हो जाता था, 9 बजे तक मेजॉरिटी लोग बिस्तर पर चले जाते थे, 10 बजे तक रेयर लोग होते थे जो जागते थे। क्योंकि एक किले का रहस्य करके सीरियल आता था, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से आता है कि 10 बजे का टाइम आता था और मेरी मदर सोचती थी कि देख लेंगी, बट वो कभी नहीं देख पाती थी, ना अपने लोग को हो पाता था। तो क्यों मैं कह रही हूँ कि पहले लोग 10 था, आज की डेट में मेजॉरिटी लोग 12 बजे सोना सीख गए हैं, 2 बजे सोते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका डेली रूटीन में रात के 2-2, 3-3 बजे सोते थे। या मैं कुछ ऐसे लोग को भी जानती हूँ, उनकी मतलब रात्रि जो है वो शुरुआत ही होती है सूर्योदय के आसपास, मतलब वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सोते हैं। और वो देते हैं उसका एक लॉजिक कि मेरी जॉब स्टाइल ऐसी है, जैसे एमएनसी जॉब वाले होते हैं या कुछ और भी होते हैं। मैंने कहा नहीं, तो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जब पता होता है ना उन सारे लोग के जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशन सिंपली इतना है कि भाई हमें 8 घंटे सोना है, तो हम 8 घंटे चाहे दिन के सो लें, चाहे रात को सो लें, चाहे रात से शुरू करके दिन को सो लें, मतलब उल्टा पुल्टा टाइम। जो सिंपल सा जो आपका सोने का बेस्ट टाइम है आफ्टर सनसेट स्टार्ट होता है और बिफोर सनराइज मतलब 2 आवर पहले खत्म हो जाता है। जो सनसेट का सिस्टम अपना है, मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे, आज हमारे पास लाइट वगैरह की इतनी व्यवस्था हो चुकी है कि हमको उजाला उजाला मिलता रहता है, सारी चीज़ें मिलती रहती, तो हम सोने को सोचते नहीं। और बॉडी को हमने इतना ज़्यादा करप्ट करके रखा है, बॉडी हमारी अंदर से इतने टॉक्सिक मटेरियल है, उसमें इतना कचरा है कि जब उसे अच्छी नींद आती है, सही नींद आती है, वो उसे पता ही नहीं चलता। वो ब्लिंक ऑफ आई की तरह, जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बोला ना कि आपके सारे नेचुरल अर्जेस होते हैं या आपकी नींद भी होती है, वो ब्लिंक
ब्लिंक ऑफ आइज की तरह आती है और कब आकर चली जाती है आपको इस बात का पता ही नहीं चलता है। और जब पता नहीं चलता है तो आप तो फिर सोचोगे, नींद आ भी रहेगी ना तो आप घड़ी देखोगे कि घड़ी से मैच कर रहा है तो मैं सोऊंगा, अदरवाइज नहीं सोऊंगा। तो जैसा मैं हमेशा अपने हर सेशन में यही चीज़ कहती हूँ कि आपको अपने नेचुरल अर्जेस के हिसाब से रिएक्ट करना होता है कि जब नींद आ रही तो सोइए, जब भूख लगे तो खाइए, जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, जब यूरिन आई है तुरंत यूरिनेशन के लिए जाइए। इसी तरीके से जो भी नेचुरल अर्जेज हैं, चाहे आपको जमाई आ रही है, चाहे कुछ भी आ रहा है, चाहे रोना आ रहा है, सब कुछ खुद से आपसे करिए। और रियलिटी मैंने सोचा था सेशन में उसी चीज़ पर लूँगी और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको चलो लूँगी। आज मैंने कहा जो नेचुरल एक प्रॉब्लम है और जो हर किसी की प्रॉब्लम है, हर किसी मतलब मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि देर रात तक जागना। और जब देर रात तक जागते हैं तो पक्का सी बात है सुबह आप लेट सोकर उठते हैं। हमेशा सूर्योदय के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। मैं कई सारे ऐसे लोग को भी जानती हूँ जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे। इसी बात से मुझे याद आया, शायद आप लोग को पहले भी बताया कि मेरी एक पेशेंट को मैंने हिस्ट्री टेकिंग करी थी तो उसने मुझे बोला मैं दोपहर के 1 बजे सोकर उठती हूँ। एंड आई वॉज हाईली सरप्राइज। हमने कहा बेटा जी आप दोपहर के 1 बजे सोकर उठते हैं, ये कौन सा टाइम है, मतलब ये कौन सा सिस्टम है। तो हुआ कि स्कूल नहीं है ना, शी वॉज इन +2 और बिलो +2 स्टैंडर्ड। मतलब आप ये समझो कि हमारी बॉडी में या हमारे जीने का तरीका इतना गंदा हो चुका है कि हम दोपहर के 1 बजे उठते हैं एंड वी से दैट दिस इज आवर मॉर्निंग स्टाइल या दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। तो ये जो गंदा सा तरीका है हमारे जीने खाने का, इसीलिए आज की डेट में बोला जाता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो हर कोई कहता है ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में सबसे बड़ी चीज है आपका रात तक, बहुत देर रात तक जागना। या मैं आप लोग को बोलूँगी, पुराने टाइम में होता था ना, बोलते थे कि रात के 12 बजे के बाद जो लोग खाते पीते हैं वो क्या होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो लोग भी शुद्ध सात्विक रहना चाहते थे, तो मुझे आज भी याद है वो कभी 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते थे। मीन्स अगर उनको प्यास लगी तो रात के 12 बजे के बाद वो पानी भी नहीं पीते थे। वो अपनी बॉडी को इस तरीके से अलाइन करते थे कि उनकी बॉडी अच्छे से रहे। मीन्स इस बातों का इतना ख्याल रखते थे। तो उस वक्त मुझे लगता है कि दिस इज ओनली धार्मिक चीज़ें या धार्मिक कर्मकांड है। बट आज की डेट में जब इतने सारे डिसीज लोगों को देखते हैं, या आयुर्वेद में हमारे कंसेप्ट है कि हेतु मतलब जैसा आप काम करोगे, जैसा खाओगे उल्टा पुल्टा वैसा बीमारी होंगी, तब जाकर ये चीज़ पता चला कि वाकई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो प्लीज़ इस बात का आप लोग ख्याल रखिए कि आप रात में जल्दी सोइए। तो मैं कहती हूँ मैक्सिमम आप 9-10 बजे तक सो जाने की कोशिश करो। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है और नहीं भी हैं, अगर आप मेंटली चाह लोगे तो आप रात में जल्दी सोओगे। और जब आप रात में जल्दी सोओगे तो जो शिवानी जी कहती है मैं भी कहती हूँ, फिर आपको सुबह जल्दी उठने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जो काम आप अपने रात में निपटाते हो उन्हीं सारे कामों को आप सुबह भी निपटा सकते हो। क्यों मैंने कहा इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अगर आप नहीं चाहते तो नोबडी कैन चेंज यू। ठीक है, हमें कोई दूसरा नहीं बदलता, हम खुद से बदलते। तो हमें पहले पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है। तो किसी भी हालत में अनटिल अनलेस बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी है, कोई हेल्थ इश्यूज है, दिस इज डिफरेंट सिनारियो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अपना शेड्यूल बनाइए और अपने आप को टाइम दीजिए। कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए, मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दीजिए, आपको शेड्यूल चेंज हो जाएगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो 2-3 दिन, 2-4 हफ्ते का टाइम देते हैं और उसमें बॉडी उस तरीके से अलाइन नहीं हो पाती है और फिर कहते हैं कि नहीं अब तो नहीं हो पाया, हमसे नहीं हो पाएगा। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। मीन्स जब आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार होते हो तो आपकी बॉडी भी तैयार होती है, सराउंडिंग भी तैयार होती है, तब परमात्मा भी मदद करता है। एक्चुअली मतलब तो यही है कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो प्लीज़ इस बात को ख्याल रखिए कि रात्रि जागरण नहीं करिए। आज मैं आपको स्ट्रांग हृदय से एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ। देखो जल्दी जल्दी बोलने की वजह से थोड़ा सा हो गया। तो क्रिस्टल क्लियर आपको बता रहे हैं, अगर रात्रि जागरण करते हैं तो रात्रि जागरण से क्या नुकसान होने वाला है। तो रात्रि जागरण अगर आप लोग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाता है। तो अगर किसी भी इंसान की ड्राई स्किन है तो पक्का सी बात है सबसे पहले रात्रि जागरण छोड़ दो। या मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन लोग को भी स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं उनकी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल दोनों बहुत मैनेज रहना चाहिए। इसी बात से याद आया कि मेरी एक पेशेंट थी तो उनके अंदर हेतु यही था रात्रि जागरण का, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा खाने का, स्ट्रेस का। और जब मैंने उनका चेंज कराया विदिन 1 मंथ मेडिसिन से टोटल रिलैक्स हुए थे। मीन्स उनके गड्ढे तक बढ़ गए थे, इतना बुरी तरीके से स्किन के इश्यूज हुए थे। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। और ड्राइनेस क्रिएट करता है, रुक्षता क्रिएट करता है। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो रुक्ष गुण है वो मेनली वात के प्रकोप करने के लिए 2 गुण ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, दैट इज शीत और रुक्ष गुण होता है।
और आज की डेट में आप सिनेरियो में देखते होंगे कि हर इंसान बड़ी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, न जाने क्या कुछ कचड़ा मचड़ा डालता रहता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो वहीं से मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि रात्रि जागरण नहीं करिए, क्योंकि अगर रात्रि जागरण करेंगे तो रुक्ष गुण बढ़ेगा, इट मीन्स की बॉडी में वात का प्रकोप होगा, इट मीन्स की पेन बढ़ेगा। तो कभी भी किसी भी इंसान को दर्दें नहीं है तो दर्दें होने के चांसेस हैं, दर्दें हैं तो दर्दें बढ़ जाएंगी। कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू है, ब्रेन के इशू है, तो प्लीज़ रात्रि जागरण नहीं करिए। और वैसे भी आप समझिए बॉडी में कोई भी एक पार्ट होता है पर्टिकुलर एक दोष से, वात से, पित्त से, कफ से नहीं चलता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात के भी 5 भेद होते हैं, पित्त के भी 5 भेद होते हैं और कफ के भी 5 भेद होते हैं। और वो अलग अलग वात, अलग अलग पित्त, अलग अलग कफ हर जगह होता है। जैसे हमारा जो हार्ट जी ही अगर मैं बात करूँ तो हार्ट जी में हमारे साधक पित्त है, ठीक है, सॉरी, हाँ, साधक पित्त है और आलोचक कफ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसी तरह वात का है, प्राणवायु है, सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये जो सारा चीज़ है, आलोचक पित्त नहीं होता है एक्चुअली में, अलंबक कफ होता है हार्ट में। मुझे उस वक्त लगा था गलत है थोड़ा सा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप समझिए कि वात का एक पर्टिकुलर टाइप भी आपके हार्ट में निवास करता है, पित्त का भी, कफ का भी। तो कोई पर्टिकुलर वात या पित्त या कफ नहीं सिर्फ के लिए निवास करता है, और ऐसे ही बॉडी के हर पार्ट के लिए जरूरी है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि रात्रि जागरण नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट होगी, आपकी बॉडी में वात बढ़ेगा, और जब वात बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियों को करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वात जो है वो मेनली सारी चीज़ों को मूव कराने का काम करता है। पित्त और कफ के अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, बट उसको मीडियम जब मिलेगा और जब ये चीज डिस्टर्ब होंगे ना, जैसे हमारे सर कहते हैं कि वात का मतलब होता है एक शैतान बच्चा, तो शैतान बच्चे को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब आपने रात्रि जागरण किया तो आप दिवासन करेंगे। तो दिवासन आपके दोनों होता है, जो लोग दिन में काम करके सोते हैं, जैसे दोपहर की आदत होती है ना कुछ लोग के सोने की, वो भी दिवासन में काउंट होता है। अगर आप सूर्योदय के बाद सोते हैं तो वो भी आपके दिवासन में काउंट होता है। इसी वजह से मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि आप दोनों ही काम नहीं करेंगे, ना रात्रि जागरण करेंगे ना दिवासन करेंगे, क्योंकि जब आप दिवासन करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कफ या आम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या स्निग्धता बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो वहाँ पर जितनी भी कफज बीमारियां होती हैं वो सारी होंगी। और कफ का एक मेन गुण होता है कि हमारे डाइजेस्टिव फायर को लो करने का। तो अग्निमांद होगा, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। जब डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी तो बॉडी में सारे सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, बॉडी का पूरा बैलेंस इधर का उधर हो जाएगा। तो उस चक्कर में आपको तकलीफें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो जो भी कफज बीमारियां हैं, जैसे चाहे आपको कफ एंड कोल्ड हो चुका है या कुछ भी तकलीफ है, सिंपल लैंग्वेज में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ रात्रि जागरण नहीं करिए और न ही दिवासन करिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम रात्रि जागरण करेंगे तो हमको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट हो जाएगी। अगर हम दिवासन करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, मतलब रात्रि जागरण करने की वजह से वातज बीमारियां हो जाएंगे या न्यूरोलॉजिकल सारे इश्यूज हो जाएंगे। दिवासन करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कफज जितनी भी बीमारियां होती हैं, कफ एंड कोल्ड है, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ बढ़ेगा, अग्निमांद होगा, तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और जो लोग भी रात्रि जागरण करते हैं वो लोग दिवासन करते हैं तो उनको वात वाली भी सारी बीमारी होगी और कफ वाली भी बीमारी होगी। हालांकि रात्रि जागरण से वात और पित्त दोनों का प्रकोपित होता है। तो जितने लोग रात्रि जागरण करते हैं वो सारे लोग दिवासन करते हैं। एक तरीके से मैं आज की डेट में कह सकती हूँ कि सिंपली उनके तीनों दोष कुपित होते हैं, और जब तीनों दोष कुपित होते हैं तो पक्का सी बात है जो भी बीमारियां होती हैं बहुत बड़े लेवल की होती है। तो प्लीज़ इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि न हम रात को लेट तक जागेंगे, न हम सुबह सूर्योदय के बाद उठेंगे, अनटिल अनलेस देयर इज अ इमरजेंसी। इमरजेंसी इज डिफरेंट सिनेरियो, बट इमरजेंसी को डेली की रूटीन या हैबिट मत बनाइए। प्लीज इस बात को फॉलो करिए और एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ फॉलो करिए, और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर, आपके हेल्थ में, आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में, माइंड में क्या क्या चेंजेस हो रहा है मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। क्योंकि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया उस प्लेटफॉर्म का मेरा एक मोटिव ये भी है कि एक तरीके से सर्वे किया जाए, एक तरीके से आप लोग से, क्योंकि अवेयरनेस सेशन है, जब मैंने अवेयर किया तो उस अवेयरनेस का वाकई क्या रिजल्ट आया, उस अवेयरनेस को भी आप लोग बता सकिए कि हाँ मैम आपने ये बात बताई थी, या डॉक्टर साहब आपने ये बात बताई थी, वैद्या जी आपने ये बात बताई थी, और उस बात को हमने फॉलो किया और हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, चलिए, तो एक बात मैंने बहुत डिटेल बता दी, मतलब आप लोग की जितनी क्वेरी से रिलेटेड हो सकती थी कि जो लाइफस्टाइल आजकल हो चुकी है रात्रि जागरण दिवसन का, उससे क्या क्या होता है। अब क्या होता है
कि वहीं पर चलो एक सोल्यूशन भी बताती हूँ। जैसे कुछ लोग की आदत होती है, वो वाला तो नहीं कि बहुत देर रात जागने वाला, कई सारा बार होता है ना कुछ लोग के दिन के सोने की आदत है, जब मैंने बताया तो धीरे-धीरे उनको छोड़ने में टाइम लगेगा, छोड़ेंगे, मुझे पता है कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ भी लोग छोड़ देंगे तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। और शुरुआत हमेशा एक सिंगल चीज़ से होती है, जितना मैं समझती हूँ या वक़्त ने समझाया है, स्टार्ट खुद से होता है, ठीक? तो उसमें एक चीज़ है कि जब आप लोग को अगर दिन में सोने की आदत है तो उसको छोड़िए, शुरुआत में आप बैठे-बैठे भी ऊँघ सकते हैं। तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र सीधे कहता है कि अगर आप बिस्तर पर क्या चेयर पर बैठे-बैठे, मतलब अगर आप कहीं बैठे-बैठे ऊँघ रहे हो, जम्हाई ले रहे हो, नींद ही सो ही रहे हो और गिरे जा रहे हो इस तरीके से, तो ना रुक्षता बढ़ती, ना स्निग्धता बढ़ती, तो कुछ भी नहीं होता। और सच्चाई बता रहे हैं, अगर आप बैठे-बैठे मान लो किसी को नींद आ जाती है, तो उसमें आप देखते हो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं सो पाओगे। और वो तब होता है शुरुआत में छोड़ते-छोड़ते आदतें वो भी छूट जाती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो लोग को बहुत ज़्यादा गंदी आदत पड़ चुकी है दिन में सोने की ही, तो वो बेड छोड़ कर के चेयर पर बैठकर सोना शुरू करें और धीरे-धीरे देखेंगे चेयर पर बैठेंगे तो कम होगा और दिमाग में सोच रहेगी। और उससे भी बड़ी सोच ये होती है कि अगर हम रात में टाइम से सो जाएँगे तो हमें दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारी बॉडी की अपनी नीड होती है। मतलब हमें लगता है कि नीड है, बट वो नीड नहीं होती है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को करिए। दूसरी बात है, अब आप कहेंगे बच्चे तो सोते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, हद से ज़्यादा फिजिकल रहते हैं। जो बच्चे बैठे हुए उनकी बात नहीं कर रही हूँ, तो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं इसलिए वो सो लेते हैं, हालांकि उनका कफ का काल होता है, लेकिन वो इतने एक्टिव होते हैं, इतने चंचल होते हैं कि उनकी चीज़ें नलीफाई हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली उन चीज़ों, मतलब नॉर्मल आज के लोगों के लिए, और खास करके जो सिटिंग जॉब वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनके लिए तो मतलब रात्रि जागरण समझ लो अपराध है। तो जो लोग भी सिटिंग जॉब करने वाले हैं, वो अगर रात्रि जागरण कर रहे हैं, दिवा सहन कर रहे हैं, तो इसी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और उनके लिए पूरा मैं कहती हूँ कि ये अपराध है। अपराध आपका आपके शरीर के साथ है, आपका आपके मन के साथ है, आपकी आत्मा के साथ है। क्योंकि जितना बॉडी के अंदर हमारे नेगेटिविटी होती है ना, मीन्स जितना हम बीमार होते हैं उतने ही नेगेटिव ख्याल आते हैं, और वो पूरा साइकिल चलता रहता है, उसी ट्रैप में हम फंसे रहते हैं, कभी निकल नहीं पाते। इसीलिए पुराने ज़माने में बोला जाता था कि जो आपके जीने खाने के तरीके हैं शुद्ध सात्विक रखिए। शुद्ध सात्विक रखेंगे तो आप हर काम को कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि सात्विकता का मतलब ज्ञान होता है। तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपको समझ आएगी। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि किताब पढ़ करके रट्टा मार लिया, मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, दैट इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है, नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट मतलब एनीथिंग एल्स। तो प्लीज़ अपने अंदर नॉलेज लाइए और सही चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है, आयुर्वेद कहता है ना, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी रहिए। और आतुरत से बेकार प्रशमनम वाला कंसेप्ट बात करता है, मतलब बीमार है तो हम जल्दी से हेल्दी हो जाए, हम ठीक हो जाए, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सो मुझे लगा बहुत करंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो इस चीज़ को भी आप लोगों से आज बात किया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग को रहता है। और कई बार क्या होता है ना कि कई बार मैंने छोटे सेशन में भी बोला, लेकिन लोगों को तब पर भी नहीं समझ में आता। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। शास्त्र ने जो बताया, जो मैंने आपको बातें बताई, दिस इज ये पूरा प्रॉपर अष्टांग हृदय से मैंने बताया। मतलब हमारे वाग्भट जी ने जो कोट किया हुआ, मैं श्लोक भी आपको बता देती हूँ। दैट इज रात्रो जागरण वृक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा अरक्षम अनवश्यंदी तू आसीन प्रचलायितम। मतलब बैठे बैठे जो आप घूमते फिरते से ऐसे रहते ना, वैसे भी जब बैठे बैठे सोओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे थोड़ी सो पाओगे बिल्कुल। कभी इधर करोगे, कभी इधर करोगे, इस तरीके से होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, ये सारी बातें आप लोगों से कर ली, बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अब इस मौसम में मैंने कहा चलो कौन सी और सी बात की जाए, तो बात करेंगे मुखालोक की बातें में। मतलब मुख पर जो भी चीज़ें लगाते हो, उपटन वगैरह लगाते हो, पेस्ट वगैरह लगाते हो, फेस पैक लगाते हो। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप लोग की कॉमन लैंग्वेज में मैं बात करूं, तो जो फेस पैक वगैरह लगाते हैं, मैंने कहा उस फेस पैक के बारे में आप लोग को बहुत सारी बातें पता होती, बट हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब बहुत ऑथेंटिक साइंस है। इन द केस ऑफ ब्यूटी भी मैं कह सकती हूँ। तो ब्यूटी के केस में भी जब जितना ऑथेंटिक साइंस है, और हमें जितनी ऑथेंटिक बातें पता होती हैं, और जब हमें पता होती, देन वी कैन फॉलो दैट। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए ब्यूटी के बारे में भी बात करना था, तो हमने कहा लाओ चलो ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, या फेस पैक के बारे में बात करते हैं। हालांकि ब्यूटी और फेस पैक वगैरह को लेकर के काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं,
चैनल पर। बट अभी मैं और बातें करना मतलब मैंने जो लगा कि थोड़ा सा कुछ और बताया जाए, तो इस वजह से तो मुख आलेप अगर मैं करूँगी फेस पैक, आयुर्वेद जो कहता है तो आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह के फेस पैक होते हैं। एक दोषों का शमन करता है, मतलब आपके फेस में कुछ भी दोष, वात पित्त कफ कुछ भी बढ़ा हुआ है, उन सारे दोषों का शमन करेगा। तो आयुर्वेद सोचो कितना मतलब क्रिस्टल और कितना माइन्यूट डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है। आप फेस पैक लगाते हो, आप सोचते हो सिर्फ खूबसूरती, नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे फेस पैक हैं, हो सकता है मैं बता दूं, लेकिन उसमें से आपको अपने फिजिशियन के पास जाकर के वो करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद कहता है एक होता है दोष नाशक, मतलब यहाँ के आपके लोकल की स्किन की लोकल थेरेपीज भी हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा हैं। कॉस्मेटिक वाले उसको यूज़ करने लगे हैं, शुरू कर दिया, मतलब मॉडर्न वाले भी और भी लोग भी। तो आपका एक तो दोष नाशक होता है, दूसरा विष नाशक होता है। तो मतलब कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल वगैरह ज़्यादा हो गया तो हो सकता है उसको विष नाशक वाले को आप ये भी ले सकते हो कि आज की डेट में जो इतना पॉल्यूटेंट वगैरह है उन प्रणाम सर, बलराज सर, बड़ा गुलशा जी, राम राम। तो उस पॉल्यूटेंट की वजह से भी आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लोग बोलते हैं ना ये पोल्यूशन का असर है, आप ऐड देखते होगे तो ऐड में बोलते हैं ये पोल्यूशन का असर है, ये है वो है। तो वहाँ पर हमारे पास फेस पैक जो है उस लिए भी हैं, विषनाशक भी हैं, अगर यहाँ पर कोई टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट हुआ, और वैसे भी हम लोग उल्टा पुल्टा आजकल खाते रहते हैं तो उससे भी क्रिएट होते रहते हैं। तीसरा है वर्ण कारक, वो जो सब किसी को पता हो कि हम फेस पैक लगाएंगे तो हमारा बड़ा फेयर कंप्लेक्शन हो जाएगा, हम बड़े जी सुंदर सुंदर लगेंगे। तो मेजॉरिटी लोग जो है लगाते सिर्फ इस पर्पज के लिए हैं कि हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन सुधर जाए, हमारा फेयर स्किन हो जाए, हम गोरे हो जाएं। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में आपके कलर को चेंज करने के लिए भी फेस पैक दे रखा है। आपके इस फेस में कोई विष है, कोई टॉक्सिक मटेरियल है, कोई पॉइजनस मटेरियल है, उस पॉइजनस मटेरियल को नलीफाई करने के लिए भी फेस पैक है। मीन्स देयर इज लोकल ट्रीटमेंट फॉर दैट। एंड दोष नाशक है, वात पित्त कफ अगर आपके सिर्फ फेस के बढ़ गए हैं, घट गए हैं, हालांकि वो तो बॉडी में और भी सारे चेंजेस होंगे, इसलिए मैं कहती हूँ हर बात पर अपने फिजिशियन के पास जाइए, आपका फिजिशियन आपको बहुत बेहतर गाइड करेगा, उस हिसाब से आपको फेस पैक बताएगा, आप वो फेस पैक लगाएंगे, साथ में अपने डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखेंगे। और स्ट्रेस से भी सारा स्किन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैंने हमेशा आप लोग को बताया है, क्योंकि विषाद और रोग वर्धना ना एकदम क्रिस्टल क्लियर सा है, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके स्ट्रेस का आपके स्किन पर, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसी वजह से मैंने 2 सेशन नहीं लिया था, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी चीज़ों में उलझी थी, तो मैंने कहा उलझन में कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का याद करिए। तो जो अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपको दोष नाशक की बात करोगे तो दोष में आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। तो वात भी हमारा शीत होता है, और जो हमारे पित्त जी कफ जी हैं वो भी शीत होता है। तो वात और कफ की अगर तकलीफ है फेस में, मतलब तो वात भी शीत है, कफ भी शीत है, तो कौन सा लगाएंगे? जो लेप लगाओगे वो हल्का सा गरम होगा, गरम गरम लेप लगा सकते हो। गरम गरम का मतलब नहीं स्किन जल जाए, बट वो लेप थोड़ा सा गरम होगा, सुहाता सा भी लगा सकते हैं। एंड दैट इज फ्रॉम दी आयुर्वेदिक हर्ब्स से है। ये जो आपके मार्केट वाला फेस पैक लेकर गरम गरम मत लगा लीजिएगा प्लीज़, कि आपने ये गलती कर ली, मैंने बोला था गरम लगाना है, वो पता नहीं क्या मटेरियल है, केमिकल है, आपने लगाया और आपकी स्किन खराब हो गया, नहीं, देन यू विल से कि मैम आपकी वजह से मेरी स्किन खराब हुई। प्लीज़ कभी भी नहीं काम करना है। अगर पित्त है तो पित्त हमेशा गर्म होता है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर चिल्ड ठंडा सा लेप लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मौसम का भी ख्याल रखना होता है, पुरुषम पुरुषम भिक्षम आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि देख लीजिए कि क्या रीजन मतलब सीजन है, क्या आपका रीजन का क्या हाल चाल है, फेस की क्या कंडीशन है। तो सीजनल एंड रीजनल के हिसाब से चीज़ें यूज होती है। यहाँ पर भी एक चीज़ होता है, विषनाशक क्या होता है, विष में भी पित्त जैसे गुण होते हैं, अधिक गुण होते हैं, मतलब गर्म ही होता है, तो वहाँ पर भी अतिशय शीतल इस्तेमाल करना है। जो आपका वर्ण कारक होता है, जो आप अपने कॉम्प्लेक्शन को सुधारने के लिए या कलर कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने के लिए, गोरे होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया वालों को गोरे होने का ज़्यादा नशा चढ़ा रहता है, तो इसलिए बात करें तो वो भी अतिशय शीतल होगा। मीन्स आप जो लेप लगाओगे वो आपका ठंडा होता है। नॉर्मली सिर्फ वात कफ के दोष वाला ही गर्म होता है, अदरवाइज सारे बहुत ठंडे लेप होते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब आपको जब ये पता चल गया कि लेप में सोचो हमारे पास ये ब्यूटी है कि एक कॉम्प्लेक्शन के लिए, एक टॉक्सिक मटेरियल को नष्ट करने के लिए, पर्टिकुलर वहाँ पर वात पित्त कफ में कोई दोष दूषित हुआ है, तो उनकी मोटाई कैसी होनी चाहिए। तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र क्या करता है, हमेशा अंगुल से बताता है। मीन्स आपके लिए आपके अंगुल का प्रमाण, मीन्स आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो ये चीज़ होता है दैट इज नोन एज द अंगुल, या सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ लीजिए, ये तो पोर हो गए, सॉरी ये तो पोर हो गए। तो ये चीज़ होता है आपका अंगुल, ये जो मोटाई है सिंपल लैंग्वेज में, तो इस मोटाई का अगर आप सोचोगे तो उस हिसाब से वहाँ पर 1/3
का लेबल दे रखा है, 1/4 का लेबल दे रखा है और हाफ लेबल भी दे रखा है। तो अंगुली मतलब आपकी जितनी मोटी है, बहुत किसी की बहुत मोटी उंगली होती है, किसी की बहुत पतली उंगली होती है, तो उस हिसाब से समझेंगे। तो 1/2 भी लगा सकते हो, 1/3 भी लगा सकते हो और 1/4 भी लगा सकते हो, डिपेंड ऑन द। तो लेप के केस में ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर से पता होना चाहिए, बहुत मोटा या बहुत पतला लेप नहीं लगाना होता है। ठीक। फेशियल पैक या फेस पैक वगैरह के केस में आपको सिंपल सी बात है कि फेस पैक आपकी बॉडी पर या आपके फेस पर तब तक लगा रहना चाहिए। फेस पैक बॉडी पैक भी आते हैं ना, तो आपके फेस पर वो तब तक लगा रहना चाहिए जब तक वो गीला है, उसको सूखा नहीं करते हैं। अगर सूखा हो जाता है तो हमेशा प्लीज़ ख्याल रखिए कि उसको थोड़ा सा गीला करके ही उतारते हैं। अदरवाइज आपने जब लगाया है, लगाने के बाद वो हल्का सा सूखा रह जाए, मतलब हल्का सा सूखा हो जाए तो निकाल दीजिए, या हल्का सा गीला रहे तभी निकालिए। कभी भी अगर आप ऐसा काम करते हैं कि बहुत ही जो भी आपने फेस पैक लगाया है और उस फेस पैक को लगाने के बाद में आपकी स्किन ड्राई हो गई, तो भूल करके भी ये गलती मत करिएगा कि अपने फेस पैक को सूखा निकालेंगे। अदरवाइज फेस पैक अगर सूखा निकालोगे तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। इस बात का अगर चाहते हो अपनी स्किन से प्यार है तो कभी भी कोई भी फेस पैक लगाते हैं, मॉडर्न वाले फेस पैक के लिए भी, मतलब जो केमिकल वाले हैं उनके लिए भी मैं कहती हूँ उनको बहुत सूखा करके मत लगाइए। अगर गलती से सूखा हो गया, वक्त का ख्याल नहीं रहा, तो उस केस में पानी अच्छे से लगा लीजिए, तब अपने उस फेस पैक को आप निकालिए। ठीक है, और ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र सोचो आज से इतने साल पहले कह रहा है, सो मैंने बताया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो है जब आप फेस पैक वगैरह लगाते हो तो आपको क्या क्या नहीं करना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हर इंसान को पता होती, बट हमारा शास्त्र 12 चीज़ों को तुम क्रिस्टल क्लियर बता रहा है कि अगर आप फेस पैक लगा रहे हो तो ये 12 काम नहीं करने हैं, या ये पर्टिकुलर कंडीशन है, इस कंडीशन में फेस पैक नहीं लगाना है। फेस पैक लगा लिया तो काम नहीं करना है, या ये कंडीशन फंस रही तो भी फेस पैक नहीं लगाना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है दिन में सोना। कभी भी फेस पैक लगा कर नहीं सोइए। बहुत सारे लोग की आदत होती है फेस पैक लगा करके सो जाते हैं, चेयर पर ही बैठे बैठे सो जाते हैं, सोफे पर बैठे बैठे सो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं देखा हुआ है, समझा हुआ है। सो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ फेस पैक लगा करके दिन में मत सोइए। फेस पैक लगा करके बोलना नहीं होता। बहुत सारे लोगों की आदत होती है तो दुनिया में इशारे करते रहते हैं, तो उनका मुंह चलता रहता है और मसल्स मूव करती रहती हैं फेस की। तो प्लीज़ ये भी ख्याल रखिए, फेस पैक लगा करके बोलना नहीं है। फेस पैक लगा करके धूप में नहीं जाना होता, न ही चूल्हे के सामने बैठना होता है। इस बात को ख्याल रखें। तो बहुत ज़्यादा अग्नि, मतलब कोई भी, अब आज का ठंडी का मौसम है, फेस पैक लगा लिया और बैठ गए हीटर के सामने। क्यों हीटर के सामने बैठ गए? भाई जल्दी से सूख जाए, जल्दी से धोना, टाइम नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो प्लीज़ मत लगाओ, लेकिन लगाओ तो सही से लगाओ। फेस पैक लगा करके चिंता नहीं करना। फेस पैक लगा हुआ है, दिमाग एकदम स्ट्रेस में पड़ा हुआ है, फिर फेस पैक कुछ भी काम नहीं करेगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर शास्त्र कह रहा है। क्रोध है, फेस पैक लगा लिया, गुस्सा आ रही है, एकदम दिमाग कुढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, मतलब बीपी बढ़ने का मतलब मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हूँ। बीपी बढ़ने का मतलब अंदर से पता नहीं क्या कर डालने वाली कंडीशन है। तो प्लीज़ फेस पैक लगा करके गुस्सा मत करिए। फेस पैक तब पर भी नहीं लगाना है अगर आपको जुकाम हो रखा है। इस बात को भी आप ये समझ लीजिए कि जब आपको जुकाम हुआ रहता है, तो जुकाम हुए कंडीशन में, कफ एंड कोल्ड की कंडीशन है, कोराइजा की कंडीशन है, तो आपको फेस पैक अप्लाई नहीं करना है। इसी तरीके से जब आपको अजीर्ण की, इंडाइजेशन का इशू है, पाचन ठीक से नहीं चल रहा है, खाया हुआ एकदम बाहर ऐसे आ रहा है, और तब पर भी बोर हो रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं, टाइम नहीं पास रहा है यार, फेस पैक लगाकर टाइम को यूटिलाइज कर लें, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ठीक है, नस से देने पर, आपने नस लिया हुआ है, मतलब नाक में तेल डाला, उसको चलो लाओ, उस समय का इस्तेमाल कर लेते। कुछ लोग कह रहे थे नस लिया है, इसी में फेस पैक भी लगा लें, तो प्लीज़ ये काम मत करिए। अगर आपका कोई फिजिशियन इस तरह का पंचकर्मा सेंटर वाला ये काम कराता है, फेस नस से दे दिया, उसके बाद आपका कहा लाओ इसी टाइम को मैं यूज़ कर लेता हूँ फेस पैक की, तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। अनुग्रह है, लॉक जॉके वगैरह की कंडीशन है तो वहाँ पर भी फेस पैक नहीं लगाते हैं। अरोचक है, बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब कह सकते हो कि ऐसा हो चुका है खाना नहीं खाने का मन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको नहीं लगाना है। बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं हो रखा है, दैट इज़ अरोचक उसको बोलते हैं। कुछ भी एक टुकड़ा मुंह में डालने का मन नहीं कर रहा, उस केस में भी फेस पैक अप्लाई नहीं करेंगे। अगर रात्रि जागरण कर रहे हुए हैं तो भी फेस पैक अप्लाई नहीं करना, या सिंपल सा लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लेट नाइट में फेस पैक लगाइए मत। क्यों मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग की आदत होती है कि रात भर जाग रहे हैं, 2-2 3-3 बज रहा है, लाओ यार कल सुबह एक सिस्टम में जाना है, आज फेस पैक लगा लेते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम मत करिए, तो बहुत देर रात नहीं करिए, या सिंपल सा तो तरीका रखिए, सनसेट के बाद लगाइए मत।
ठीक है। सारी चीज़ें जब डे में करते हैं तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, जब आप शास्त्र वाली चीज़ें फॉलो करेंगे और रिजल्ट आएंगे ना, आप मुझे बताएंगे तो मैं आप लोग को और बताऊंगा। हालांकि मैंने आज तक बहुत रेयर 1 या 2 बार फेस पैक वो भी मुल्तानी मिट्टी के फॉर्मेट में लगाया हुआ था कॉलेज में, और मुझसे वो सब चीज़ें नहीं हो पाती कि उनका इतना केयर करना, हमेशा कंटिन्यू लगा पाना, तो फिर मैंने छोड़ दिया। कॉलेज में 1 या 2 बार लगाया होगा, जो भी लगाया होगा। लोगों को देखकर नशा चलता है ना, कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को देखकर कुछ कुछ सीखती रहती हैं, करती रहती हैं, तो हमने भी 1-2 बार गलतियां करी होंगी। हमारे अंदर उतना वो नहीं था कि हम न कर सकते, और परमात्मा की कृपा थी कि उस एज में स्किन अच्छी होती है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो सो नहीं किया। अब लाभ क्या क्या होता है, जो भी आप फेस पैक लगाते हैं, जो भी फेशियल पैक लगाते हैं, और जितने लाभ की मैं बात करूँ सारे आपके आयुर्वेदिक फेशियल पैक्स के हैं। जो आपके केमिकल वाले मिलते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कमेंट करेंगे कि नहीं हमने बता दिया, आप फिर केमिकल वाला लगाना शुरू किए, वो रिजल्ट नहीं आया, फिर आपने कहा कि मैम आपने तो ये बताया था। ठीक है। असमय में वृद्धावस्था नहीं आती, मीन्स आपकी स्किन से आपकी एज कम लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यंग यंग दिखोगे, तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और लेकिन तभी होगा जब आप आयुर्वेदिक हर्ब्स वाला फेस पैक लगाएंगे। ठीक है। व्यंग नहीं आता। व्यंग का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप के कलर बन जाते हैं ना, झाई हुई सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको तकलीफ नहीं देती हैं। वली नहीं होता, मतलब झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो रिंकल्स की अगर प्रॉब्लम है तो रिंकल्स की प्रॉब्लम चली जाती है, या रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, आप यंग दिखते हो, आपको ब्लेमिशेस वगैरह ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती, तिमिर रोग नहीं होता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। तो एक बात बताऊँ, आपके जो फेस पैक है आई डिसीज़ में भी बहुत फ़ायदा करते हैं, बट दैट शुड बी आयुर्वेदिक, तभी हो पाता है। नीलिका वगैरह है वो भी, मतलब कई बार ना झाइयाँ भी अलग अलग तरह के कलर की होती है, कुछ लोग का देखोगे तो वो उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, आपके फेस की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा फेस पैक बढ़ा देता है, अगर आपने अपने फेस के हिसाब से एक पर्टिकुलर जो है फेस पैक को अप्लाई किया, पर्टिकुलर तरीके से अप्लाई किया, मतलब जो जो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे, उन सारी चीज़ों को कॉन्ट्राइंडिकेशन रखा, नहीं किया, और जो करने हैं उस तरीके से किया, तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। और अपने शानदार रिजल्ट आने के बाद प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए, अब इसी पर एक चीज़ और बताऊंगी मैं आप लोग को, एंड दैट इज नित्य आलेप। मतलब अगर आप डेली फेस पैक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो डेली फेस पैक अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा होता है दृष्टि बलवती, मतलब आपकी आईज की जो पावर है, जो विजन है, वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को भी चश्मा लगा, खासकर मेरे को भी लगा हुआ है, अच्छे से लगा हुआ है, लेकिन मेरी एक आदत है ना, मेरे से इतना काम नहीं पाता, बट जो लोग अपनी अच्छी केयर कर सकते हैं, उन सारे लोग को मैं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक फेस पैक रखिए। जो आप सोप लगाते हैं, उस सोप लगाने की जगह उस फेस पैक को लगाइए, और फेस पैक लगाने के कुछ टाइम बाद धो दीजिए। वो सारी तरीके मैंने किए, अभी बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया, तो प्लीज़ सुनिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कई बार सुनते हैं ना, तो हमारे कुछ चीज़ें रिकॉल होती हैं, हम करना शुरू करते हैं। तो मैं सोच रही थी चलो मैं भी कभी लगा कर देखूंगी। तो दृष्टि बलवती होती है, आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाती है, मुख खिला खिला लगता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्शन के लिए तो हम लोग करते हैं, तो आपका फेस बहुत खिला खिला कैसा रहता है, ग्लो करती हुई स्किन रहती है, फेस की स्किन बहुत होती है, मतलब आप गुजर जाते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं, कोमल एंड कमल के समान हो जाता है। तो आपके फेस में, मतलब चेहरे में वो खूबसूरती आ जाती है, और हर इंसान चाहता है चेहरा खूबसूरत रहे, लेकिन चेहरा खूबसूरत रहने के लिए बहुत ज़रूरी शर्त है कि आपका जो खान पान है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। अंदर से बहुत सुखी और संतुष्ट रहेंगे तो चेहरे पर एक अलग बात आती है। अगर बहुत नेगेटिव है, ईर्ष्या है, जलन की भावना है, तो ऐसे लोग वाकई परमात्मा ने अगर बहुत उनको खूबसूरत बनाया मतलब नाक नयन नक्श उनके बहुत तीखे भी होते हैं, तो तीखे नयन नक्श के बावजूद भी उनके अंदर वो बात नहीं होती है कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के होता है ना, वो मेरे दादाजी लोग का ज़माने का सॉन्ग था कि लोग इस तरह की भी ब्यूटी होती है कि बहुत सारे लोग मुड़ कर देखते हैं। वो संतूर के ऐड में आता था, किस में आता था, नाम के जायसवाल जी, राम राम। तो प्लीज़ इस बातों का ख्याल रखिए, मतलब अंदर से बहुत कूल काम रहिए, और अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, और अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको बहुत बढ़िया खूबसूरत फेस पैक देंगे, और फिर आपके चेहरे पर जो निखार आएगा, फिर आप कहेंगे यस मैम, आयुर्वेद में ये ब्यूटी है, नेचर में ये ब्यूटी है, या नेचर की ये पावर है। अब चलो मैं कुछ बता ही देती हूँ आप लोग, लेकिन अपने वैद्य के पास में जाएंगे, उनसे लेंगे अपने मन से, प्लीज़ ऐसा नहीं पंसारी की दुकान से ले लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको जज नहीं कर पाएंगे कि वाकई इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, और फिर उसके आप बात परेशान होंगे। अब यहाँ पर जो हमारे दे रखा है, वैसे मैंने आपको बताया था ना कि विषनाशक है, दोषनाशक है, वर्ण कारक है, तो वहीं से मैं एक बात बता दूँ, आपका फिजिशियन आपके स्किन को देखकर डिसाइड करेगा इस पर्टिकुलर जो भी कॉम्बो है, उस कॉम्बो में से किस कॉम्बो में से किस चीज़ को
घटाना है, किसी चीज़ को बढ़ाना है, इसलिए मैं करूँगी, अपने मन का नहीं करेंगे। क्योंकि जो अष्टांग हृदय में कह रहा है ऋतु के हिसाब से, जो हमारी 6 ऋतु होते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो उसमें से हेमंत ऋतु के हिसाब से उन्होंने लेप पूरा सीक्वेंस वाइज बताया है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूंगी, प्लीज पंसारी की दुकान से जाकर मत बनवाइएगा, क्योंकि आपकी स्किन को देख करके आपका वैद्य डिसाइड करेगा कि इसमें से पर्टिकुलर कॉम्बो में से कुछ हटाना है या कुछ बढ़ाना है। ठीक है, चलिए, तो बात हम करते हैं सबसे पहले हमारी हेमंत ऋतु से। हेमंत ऋतु दिनचर्या मैंने आप लोग को शेयर करी हुई थी, और अभी भी लगभग हेमंत ऋतु चल रही है, अब खत्म हो जाएगी, फिर हमारी शिशिर ऋतु से स्टार्ट हो जाएंगे। शिशिर ऋतु जी में ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो हेमंत ऋतु में बेर की गुठली यानी कि कोल मज्जा के बारे में बोला है, तो बेर की गुठली होगी। सोचो शास्त्र में कितना बढ़िया है, हमारे हर चीज़ का इस्तेमाल करता है हमारा प्रकृति, आयुर्वेद कह सकते हो। अड़ूसा यानी कि वासा का मूल है, साथ में शाबर लोध है, और श्वेत या पीली सरसों है। तो वहां पर तो उन्होंने गौर सरसप वर्ड यूज किया। अगर गौर सरसप नहीं मिल पाती तो पीली सरसों डाल करके इसका फेस पैक बना करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो हेमंत ऋतु के लिए ये बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा शिशिर ऋतु के लिए। तो शिशिर ऋतु में जो है कटेरी है, कटेरी की जड़ है, साथ में काले तिल है, साथ में दारू हल्दी की छाल है, और साथ में जौ है जिसमें तिनका रहित वाला जौ है उसका आटा है। मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स करके पैक बनाया जाता है। तो इस फेस पैक को आप शिशिर ऋतु में अप्लाई करेंगे तो उससे बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे हमारी जो अगली ऋतु है दैट इज बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को आप लोग हर किसी को पता है, बसंत ऋतु का मतलब होता है बसंत पंचमी होती है। बसंत ऋतु आपका वो भी टाइम है जब शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे होते हैं। तो ये जो लगभग टाइम होता है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च 15 अप्रैल तक का टाइम होता है। एक्चुअली अप्रैल में बहुत गर्मी हो जाती है, और लेकिन तब पर भी आपका, क्योंकि हमारी हर ऋतु 2-2 महीने की होती है, तो 2-2 महीने के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बसंत ऋतु में दाब की जड़ है, चंदन है, खस है, शिरीष है, साथ में सौंफ है, और चावल की मतलब कि जो पुराने टाइम में होता था छोटे छोटे चावल बचे रहते तो लोग उसके आटे को यूज़ कर लेते थे। तो आप आज की डेट में सही चीज़ को यूज़ करिए। 1 मिनट रुक जाइए। बाद में नहीं, सॉरी, एक्चुअल में कुछ लोग को होते हैं ना उनको पता नहीं होता बताने के बावजूद में। चलिए, तो मैंने बसंत ऋतु की बात कर ली, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपको बनानी थी। अगर फिर ग्रीष्म ऋतु की बात आते हैं, आपकी काफ़ी गर्मी का टाइम अगर आ जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में जो होता है कुमुद जो होता है वो टाइप है हमारे कमल का। तो कुमुद है, उत्पल है, वो भी कमल का टाइप है, कंवार है, दूब है, दुर्वा है, मुलेठी है, और चंदन है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आते हैं तो आप दुर्वा ले लीजिए, मुलेठी ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, नहीं तो मुलेठी और चंदन ले करके आप गर्मी के मौसम में फेस पैक बनाकर इसका इस्तेमाल करिए, उसमें भी बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि ये 2 चीज़ें तो बहुत ईजिली मिल जाती हैं। ठीक है, बट हाँ, अब वहीं पर एक बात और कहूँगी, चंदन की क्वालिटी सही होना चाहिए। नकली चंदन प्लीज़ अपने फेस पर मत लगाइएगा। पता चला आपने नकली चंदन लगाया और फिर और परेशानियाँ शुरू हो गई, फिर आपने कहा कि देखो मेरे को क्या हो गया। ठीक है, चलिए, अब बची हमारी ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु आपका भाई जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक मैक्सिमम है, या बारिश का मौसम को आप समझ लीजिए। तो वर्षा ऋतु में कालियक है, साथ में तिल है, साथ में खस है, साथ में जटामानसी इसमें पड़ी है, तगर पड़ा है, और पद्माक पड़ा है। तो ये सारी औषधियों का जो है फेस पैक आप बनाएंगे और ये लगाएंगे। अपने फिजिशियन से लीजिएगा, मैं ऐसे शेयर कर दे रही हूँ, पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में वर्षा के बाद में अगली ऋतु आती है हमारी शरद ऋतु, और जो शरद ऋतु आती है उसमें शारदीय नवरात्र का टाइम है, उस टाइम की बात है। तो शरद ऋतु में भी हल्की हल्की गर्मी होती है आपकी। तो जो शरद ऋतु का फेस पैक है उसमें तालिश पड़ा है, उसमें इतकट पड़ा है, पुंडरीक पड़ा है, मुलेठी अगेन इसमें पड़ी हुई है, खस पड़ा है, तगर पड़ा है, और अगरू पड़ा है। तो इन सारी औषधियों का मिक्सचर है, वो लेप पड़ा हुआ है। तो इन सारे लेप को आप लगाइएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। ठीक है, ये तो ऋतु वाइज है। और वैसे मैंने फेस पैक के 1-2 सारंगधर संहिता के भी कुछ कॉम्बिनेशंस थे, वो मैंने आप लोग से शेयर करे थे। उसमें से भी अगर किसी को कुछ भी इस्तेमाल करना है तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या मैं इसको लगा सकता हूँ, क्योंकि उसमें कई सारे ईजी लेप भी हैं। लेकिन तब पर भी मैं वहाँ पर यही कहूँगी कि अपने मन से मत कुछ करिएगा। मेडिसिन की क्वालिटी जरूर देख लीजिए कि कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ पर स्टोरिंग है, वो सारी चीज़ें भी ध्यान देने का। रही बात आपको कि मैम क्या वैद्य ध्यान देते हैं, जो भी अच्छे वैद्य हैं वो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर वो आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो हर सिस्टम स्पॉइल हो जाएगा। तो एवरीबडी वांट्स हमारा सिस्टम
सिस्टम कभी स्पॉयल नहीं हो, तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए, अब इसी बात से एक बात और याद आ गई थी, तो मैंने कहा जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक बात कर लेते हैं। आजकल मेजॉरिटी लोग को इंडाइजेशन के चूंकि इशू रहते हैं तो मुंह में छाले बने रहते हैं, और मैंने कहा एक ऐसी चीज़ की बात करूं जिसका कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, तो और बड़ी इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि आज की डेट में घरों में सबके पास होती है, हमारी शहद या हनी जी हैं। तो हनी जी को मुंह में गंडूश करना है। गंडूश करने का मतलब क्या होता है कि एक होता है गार्गलिंग। गार्गलिंग का मतलब होता है कि आपने मुंह में कुछ भी डाला, आयुर्वेद में उसको कवल बोलते हैं, और उसमें आप मुंह में क्या करते हो, पानी डालकर हिलाते डुलाते हो ना, उसमें हिलाना डुलाना नहीं। तो जब भी अल्सर हुआ है तो आप मुंह में शहद भर लीजिए, और शहद भर करके कुछ टाइम तक, जब तक आपको रिटेन हो सकता है या आंख से पानी नहीं निकलने लगता है, तब तक मुंह में रखिए, और फिर कुछ टाइम बाद स्पिट कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ सेकंड का ही गेम होता है, क्योंकि आप जब शुरू में डालेंगे ना, मुंह बंद करके रखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही आपको कर देते हैं। रमेश सर नमस्ते सर। तो ये चीज़ आप करिए और बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कहो कि डायबिटिक पेशेंट वो भी ले सकते हैं, आप खा नहीं रहे हो, अंदर नहीं जा रहा है, आपने लिया है मुंह के अंदर सिर्फ डाला है, वहां पर जाकर हीलिंग करेंगे। क्योंकि जो हमारी हनी जी है ना, हमारे सुश्रुत जी ने साफ साफ कहा है कि बहुत बढ़िया व्रण का रोपण करती है। हमारी मुलेठी है, हमारे यहाँ देसी घी बोला जाता है, हनी, इसको कॉम्बो लगाया जाता है बहुत सारे व्रणों में, जो बड़े बड़े दुष्ट व्रण होते हैं, मतलब बड़े खतरनाक से गंदे से कह सकते हो, वहां तक एप्लीकेशन होता है। तो आप अपने मुंह के केस में सिंपल सी बात है, आप हनी को गंडूश करिए, मतलब मुंह के अंदर भर लीजिए, भर कर मुंह बंद कर लीजिए, आंख से पानी आने लगेगा तो फेंक दीजिएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको करिएगा और करके अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे हो, बड़े हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, कोई भी, एनी बडी कैन डू दिस, देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ठीक, अब आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे भाई सांस लेने का भी साइड इफेक्ट होता है। गलत हवा में सांस ले लिए। ठीक है, चलिए अब आज बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों की। हर इंसान के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, और अपनी डिज़ायर्स के लिए परेशान रहता है कि मेरी इच्छा पूर्ति कैसे हो जाए, कैसे मेरी डिज़ायर फुलफिल हो जाए। तो उसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक तो ये है कि जो आपका 11th लॉर्ड है, यहाँ पर जितने लोग भी हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है तो वो तो समझ जाएंगे। 11th लॉर्ड मतलब, क्योंकि 12 घर होते हैं, 12वें घर में, 12 घरों में से टोटल 11वें घर का जो मालिक होता है, हर लग्न के हिसाब से अलग अलग 11वें घर का मालिक होता है। तो उसका जो लॉर्ड होता है या उसके जो भगवान होते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके इच्छा की पूर्ति हो जाती है। पर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग तो नहीं जानते होंगे, तो मैंने कहा चलो मैं आज उस बात को शेयर करती हूँ। प्योर जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन हर किसी को पता होता है मैं किस लग्न का हूँ। तो आपकी कुंडली के सेंटर में पहले घर में जो राशि पड़ी होती है, तो वहाँ से होता है, या अपनी कुंडली खोल कर देख सकते हो, उस कुंडली में भी लिखा होता है सारी चीज़ें। या आज की डेट में एस्ट्रो से जिस तरह के ऐप हैं, आप वहाँ पर भी खोल करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस डाल दोगे तो आपकी कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। मीन्स आपको अपना लग्न वहाँ से पता चल जाता है, वहाँ से राशि पता चल जाती है। तो होता है क्या है कि अगर आपके 11th हाउस में सिंह राशि आती है, तो उस केस में सिंह राशि आने का मतलब होता है वहाँ पर आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह 11th हाउस में आपकी कर्क राशि आती है, यानी 4 नंबर की राशि जो है कर्क राशि, सिंह राशि 5 नंबर की होती है। तो कर्क राशि आती है तो वहां पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी, क्योंकि चंद्रमा के केस में हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। उसी तरह 11th हाउस में अगर आपको मंगल की राशियां 2 हैं, मेष है और वृश्चिक है, अगर वो दोनों आती हैं तो उस केस में आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं और गणेश भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके 11th हाउस में बुध की 2 राशियां हैं, दैट इज मिथुन और कन्या, तो अगर ये दोनों आती हैं तो उस केस में बुध के स्वामी हैं, मतलब जो पूजा करने के लिए वो नारायण है, विष्णु भगवान है, आप उनकी पूजा कर सकते हो। इसी तरीके से शुक्र की राशि आती है, यानी कि 2 नंबर की वृष और 7 नंबर की तुला जो है ये आती हैं, तो उस केस में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। ठीक है, और 10वीं और 11वें नंबर की राशि जो हमारी शनि जी की है, मकर और कुंभ राशि, तो वहाँ पर आपको शिव जी की पूजा करनी है। तो ये तो है जो एस्ट्रोलॉजर है उनको ये बात समझ में आएगी, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, मैंने कहा लाओ मैं उनके लिए लिख कर रखती हूँ। मैंने बैठकर अभी चार्ट बनाया तो मैंने कहा आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। तो वहाँ पर मेष लग्न जो है, तो मेष लग्न में हमारे कुंभ की राशि आएगी। तो पक्का सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, ज़्यादा नहीं सोचना, कि मेष लग्न वालों को शिव भगवान की पूजा करनी है। उसी तरीके से वृष लग्न वालों को बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है। मिथुन लग्न वालों को हनुमान और गणेश जी की पूजा करनी, चाहे हनुमान जी की पूजा करें चाहे गणेश जी की पूजा करें। कर्क लग्न वालों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। सिंह लग्न वालों को बुध या नारायण मतलब हमारे विष्णु भगवान की पूजा करनी है। कन्या राशि वालों को कृष्ण जी की पूजा करनी है। तुला राशि वालों को राम जी की पूजा करनी है। वृश्चिक राशि वालों को
नारायण जी यानी विष्णु जी की पूजा करनी है, धनु राशि वालों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है क्योंकि उनकी शुक्र की राशि वहाँ पर आती है। उसी तरीके से अगर कोई मकर लग्न का है तो उसको हनुमान या गणेश जी की पूजा करनी है। कुंभ लग्न वाले को बृहस्पति जी की पूजा करनी है और मीन लग्न वालों को शिव जी की पूजा करनी है। अब मेरे आप लोग से बात करते करते मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम होगी, वो लोग अपनी राशि याद रखते होंगे, राशि के नहीं है, क्योंकि राशि क्या होती है ना, चंद्रमा की पोजीशन जहाँ हो जाएगी उसके हिसाब से राशि डिफाइन हो जाती है, लेकिन लगना जो होता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे 1 नंबर का लग्न हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर में भी चंद्रमा हो सकता है और जितने घर हैं उसमें कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है। तो जहाँ चंद्रमा होता है वो राशि होती है, लेकिन लग्न के हिसाब से आपका पूरा कुंडली फिक्स हो जाता है। तो कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड बनेगा, तो कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड बनेगा, या कौन सा हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी से मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ। अगर मान लीजिए आपको इच्छा पूर्ति करना है तो इच्छा पूर्ति हमारा 11th हाउस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 11th हाउस के लॉर्ड की पूजा करेंगे। अगर हमको कैरियर वाइज इशू आ रहा है तो पक्का सी बात है हमारा 10th हाउस का लॉर्ड जो है उसके भगवान जी जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ में भगवान जी हम उसकी पूजा करेंगे। अगर हमारा घर नहीं बन पा रहा है तो हमारे 4th हाउस का क्या कौन सा लॉर्ड है, उस मतलब उसके कौन से भगवान है, 4th हाउस का ग्रह होगा उस ग्रह के कौन से भगवान है रिप्रेजेंट होते हैं उनकी पूजा करेंगे। इसी तरह 5th हाउस, मतलब हर हाउस के ग्रह होंगे, जैसा लग्न होगा लग्न के हिसाब से उसके ग्रह अधिपति होंगे और मतलब उस घर के मालिक होंगे, उस मालिक के हिसाब से भगवान जी होंगे तो उनकी पूजा करनी होती है। और सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अपने कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, रहिए खुश रहिए, अपनी डाइट अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, अपनी दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सारे कर्म करिए अपना, और धीरे धीरे इच्छाएं अपने आप पूर्ति हो जाती हैं। क्योंकि इच्छाओं को भी बहुत ज़्यादा न बढ़ाइए। रावण की भी इच्छाएं थी, महिषासुर की भी इच्छाएं थी और भगवान राम की भी इच्छाएं रही होंगी, हम लोग की भी सबकी होती है। एक सर्टेन लेवल होना चाहिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा करते हो तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है, अगर हमारी इच्छा बहुत बड़ी ऊपर भी चली जाती है तो वो भी नुकसान देती है, ठीक है। तो इच्छा भी करना है तो सोच समझ कर करना है, कुछ भी इरिलेवेंट से इच्छा नहीं करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह होता है शिवानी जी, जय श्री राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग के अगर कोई सवाल होते हैं तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को कोई मतलब क्वेरी है, आप अपने कोई मतलब और भी परेशानी है तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल है दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाई वैद्य शशि तिवारी, तो आप वहाँ पर भी सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। और साथ में आपको फेसबुक पर भी मैं मिलती हूँ, तो फेसबुक पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर भी पड़े हैं, आप उस नंबर पर भी पर्टिकुलर मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। कॉल प्लीज़ मत करिएगा, ऐसे टाइम लेकर आप कॉल करेंगे। रही बात एक चीज़ की और आज बात करूँगी, कंसल्टेंसी जो है पेड है, ये मैंने शुरू से आप लोग को बताया है। हालांकि फ्री कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देती हूँ, बट जो जेन्युइन लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मैं फ्री कंसल्टेशन भी देती हूँ। मेरे यहाँ जो भी लेबर क्लास पेशेंट वगैरह आते हैं, शायद ही मैंने किसी पेशेंट से लिया होगा, मतलब किसी पेशेंट ने अपने मन से कभी कुछ दे दिया होगा तो दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो, तो उन पेशेंट से मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन जो लोग फीस पे कर सकते हैं मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आपकी मतलब चिकित्सा की बात है चाहे एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें हैं, पेड इसलिए रखी है कि हर किसी का अपना होता है, आप कुछ देते हैं तो उससे मैं किसी को देती हूँ। सिंपल सा लैंग्वेज है, या एनर्जी का या मनी का हमेशा फ्लो होते रहना चाहिए। तो पेड कंसल्टेशन मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया इस बीच में, उनका था कि फ्री कंसल्टेशन है, इफ़ यू कैन पे दैट तो आप पे करिए। अगर आपकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इशू है, देन आप मुझे अपना इशू बताइए, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी मैं नहीं लूँगी, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन आप ये कहिए कि आप यू कैन पे, या कई बार होता है एलोपैथी में जाकर आप अच्छा सा पे करते हैं बट आयुर्वेद के मतलब आते हैं फिजिशियन के पास तो आप कहते हैं कि नहीं पे कर पाएंगे, तो प्लीज़ ये सब चीज़ छोड़िए। वैसे भी हमेशा कहा है देना सीखिए, अच्छा लगता है। कहोगे मैम भी देती हैं, और देती इतना नहीं है, हाँ जितना मिलेगा उतना देने की दिल रहता है, तो दिल बड़ा है। तो इसी सारी चीज़ों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर और चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। और फेसबुक पर जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोग को थैंक यू, और लोगों को भी जोड़िए, अपने यार दोस्तों को जोड़िए, उनको बोलिए, क्योंकि जब वो सुनेंगे तब गुनेंगे तब करेंगे फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रणाम।